अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बायो फॉर यू। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रेस्पिरेशन के हवाले से। रेस्पिरेशन की दो टाइप्स हैं, आपको पता है जी। वन इज़ द एनाएरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड वन इज़ द एरोबिक रेस्पिरेशन। और इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑक्सीजन का की डिपेंडेंस और एक में ऑक्सीजन यूज़ नहीं होता, इनको एरोबिक और एनारोबिक कहते हैं। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है इसे हम कहते हैं इट इज़ विदाउट ऑक्सीजन, और जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या विद ऑक्सीजन, ये प्रोसेस हो रहा होता है। दैट इज़ वाई इट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर एरोबिक जो रेस्पिरेशन करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फिर एरोब्स कहते हैं, जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी का ऑर्गेनिक मैटर से ले रहे होते हैं। और रेस्पिरेशन है क्या? रेस्पिरेशन में आ जाता है इट्स अ कम्प्लेक्स प्रोसेस, और इसमें हम कहते हैं कि इट्स अ सीरीज़ ऑफ रिएक्शन। और सीरीज़ ऑफ रिएक्शन किस तरह के? जिनमें के दो तरह के रिएक्शन होंगे। सीरीज़ ऑफ रिएक्शन, एक होगा ऑक्सीडेशन और दूसरा कौन सा होगा? रिडक्शन। सो ऐसी सीरीज़ रिएक्शंस की जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और साथ में क्या हो रही हो? रिडक्शन भी हो रही हो। और जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करें फिर? एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स क्या करें जी? वो अपने लिए एनर्जी ले किसी भी ऑर्गेनिक मैटर से, उसे हम कहते हैं दैट इज़ नोन एज द रेस्पिरेशन। ऑर्गेनिक मैटर जिससे एनर्जी यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा अभी, तो वो कौन सा है जी? दैट वुड बी द सेलुलोज, द ग्लूकोज, जिससे के एनर्जी ले रहे होंगे ऑर्गेनिजम्स। सो ये ऑर्गेनिक मैटर है। तो ये ऑर्गेनिक मैटर एक सीरीज़ ऑफ रिएक्शन से गुजरे और उसमें से एनर्जी रिलीज़ हो, उसे हम रेस्पिरेशन कहेंगे। और रिएक्शंस कौन से हो रहे हो? दो रिएक्शंस हो रही हो, एक हो रहा हो ऑक्सीडेशन और दूसरा कौन सा हो? रिडक्शन हो रहा हो। और ऑक्सीडेशन क्या चीज़ है जी? इट इज़ लॉस ऑफ हाइड्रोजन। और रिडक्शन क्या चीज़ है? इट बेसिकली इज़ द गेन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम हाइड्रोजन के वाले से या प्रोटॉन्स के वाले से बात करें तो ये लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी हो सकता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है। तो उसे हम क्या कहते हैं जी? दैट इज़ आल्सो नोन एज द रिडक्शन। अब जो दो रिएक्शंस मैंने बताए यहाँ पे, एरोबिक रिएक्शन है और एनारोबिक रिएक्शन है, इन दोनों में डिफरेंस तो मैंने बता दिया कि एक में ऑक्सीजन यूज़ हो रही है और एक में ऑक्सीजन यूज़ नहीं हो रही। अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन को देखें तो उसमें प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है? तो पहले एनारोबिक रेस्पिरेशन को अगर मैं बताऊँ आपको, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर बेसिक प्रोसेस जो पहला है वो दोनों के अंदर कॉमन है, एरोबिक और एनारोबिक के अंदर। तो एनारोबिक प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है जी? वो ग्लाइकोलिसिस होगा, और ग्लाइकोलिसिस से फिर आगे ऑक्सीजन की अगर एब्सेंस में हो रहा है तो ये प्रोसेस आगे फिर किस तरह से चलेगा जी? अगर ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म के ऊपर, किस तरह का ऑर्गेनिज्म है और वो ऑर्गेनिज्म एनारोबिक रेस्पिरेशन किस तरह की कर रहा है, तो उसमें भी डिफरेंस है। मसलन अगर कोई प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कर रहा है और यीस्ट अगर ये ऑर्गेनिज्म कर रहा है, तो यीस्ट के अंदर जो प्रोसेस चलेगा वो किस तरह से होगा? ग्लाइकोलिसिस करेगा। ग्लाइकोलिसिस के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो पायरूवेट बनेगा, और पायरूवेट फिर आगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाली रेस्पिरेशन कौन सी है जी? दिस इज़ द एनारोबिक रेस्पिरेशन। और किसके अंदर हो रही है? ये यीस्ट के अंदर हो रही है। और अगर ये किसी और जैसे कि हमारे मसल्स हैं फॉर एग्जांपल, तो मसल्स के अंदर ये रेस्पिरेशन हो रही है। अगर मैमल्स के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है, मसल्स के अंदर अगेन ह्यूमन मसल्स के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है, तो फिर क्या होगा? ग्लाइकोलिसिस चलेगा, ग्लाइकोलिसिस से बनेगा पायरूवेट, और पायरूवेट फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पायरूवेट विल बी कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। तो ये दो तरह की हो रही है एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब आप देखें, एक रेस्पिरेशन में क्या बन रहा है? अल्कोहल बन रहा है, और दूसरी जो रेस्पिरेशन हो रही है उसमें क्या बन रहा है? लैक्टिक एसिड बन रहा है। तो मैंने बताया कि ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। इसमें एनर्जी कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? 2 ATPs बनते हैं इस दौरान जो ये प्रोसेस होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन का, अगर लैक्टिक एसिड हो या ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हो। और आपको ये भी पता है कि ह्यूमन के जो मसल सेल्स होते हैं उनके अंदर कब होता है एनारोबिक प्रोसेस? जब हमारी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो इंक्रीज़ कर जाती हैं और हमारे पास एनर्जी उतनी फॉर्म में बन नहीं पा रही होती, ऑक्सीजन बॉडी में कम हो जाती है, जिसकी वजह से फिर बॉडी एनारोबिक प्रोसेस पे शिफ्ट कर जाती है और उससे फिर लैक्टिक एसिड बनता रहता है। और उसी लैक्टिक एसिड बनने की वजह से हमें फटीग भी फील होती है बॉडी के अंदर। लैक्टिक एसिड की एक्युमुलेशन से क्या फील होता है? हमें फटीग फील होती है, वो लैक्टिक एसिड की एक्युमुलेशन से हो रही होती है। तो
अब एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं जी, हम उसे फर्मेंटेशन भी कहते हैं, लेकिन फर्मेंटेशन और एनारोबिक प्रोसेस में डिफरेंस है। अभी मैंने आपको बताया कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसमें लैक्टिक एसिड या अल्कोहल बन रहा होता है, तो हम फिर क्या कहते हैं जी, हम एनारोबिक रेस्पिरेशन को इस केस में हम कह रहे होते हैं दिस इज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में हम कह रहे हैं जी कि इसकी फिर दो टाइप्स हम बताते हैं, या हम इसको दूसरा नाम क्या देते हैं, हम इसे कहते हैं इट इज़ आल्सो नोन एज द फर्मेंटेशन। लेकिन ये फर्मेंटेशन से मुख्तलिफ है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में ये एग्जैक्टली एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन एक जैसी हैं, लेकिन कुछ में फिर मुख्तलिफ हो जाती हैं। किस तरह से? एनारोबिक रेस्पिरेशन की दो टाइप्स मैंने आपको बताई, एक है जी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और दूसरी आ जाती है कौन सी, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है। अगर तो बन रहा है लैक्टिक एसिड तो हम उसे कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो रही है, और अगर बन रहा है अल्कोहल तो हम उसे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ एक डिफरेंस आपने समझना है, और वो डिफरेंस ये है कि जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन से मुख्तलिफ है। अब किस तरह से एनारोबिक रेस्पिरेशन से मुख्तलिफ है, मैंने आपको बताया कि एनारोबिक रेस्पिरेशन का जब प्रोसेस चलेगा या फर्मेंटेशन का चलेगा प्रोसेस, तो उसमें कितने एटीपीज़ प्रोड्यूस होते हैं, 2 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। और अगर एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलता है तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें कितने एटीपीज़ मिलते हैं, 36 एटीपीज़ मिलते हैं। और अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन चलती है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन, जैसे ये भी एनारोबिक रेस्पिरेशन, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन इस तरह की भी हो सकती है जिसमें मॉलिक्यूल्स कितने बन सकते हैं एटीपी के, 38 मॉलिक्यूल्स बनते हैं एटीपी के। अब यहाँ फ़र्क देखें दोनों के अंदर, ये फर्मेंटेशन नहीं है। अब ये प्रोसेस किस तरह से हो रहा है, ये ग्लूकोज फॉर एग्जांपल उसका बर्न कर रहा है, तो ग्लाइकोलिसिस से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, लेकिन ये प्रोसेस आगे पायरूवेट में जाता है, और पायरूवेट से आगे भी मज़ीद कहाँ जाता है, पायरूवेट से आगे फर्दर अपनी जो सीरीज़ है वो कंप्लीट करता है। अब वो सीरीज़ कंप्लीट करता है तो एनारोबिक वो वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि प्रोकैरियोट्स हैं, लेकिन वो ऑक्सीजन को यूज़ नहीं कर रहे, और ऐसे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ऑक्सीजन को यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन ऑक्सीजन का अल्टरनेट भी तो यूज़ कर सकते हैं। इसकी जगह पे कोई और चीज़ जो कि ऑक्सीजन की तरह का काम करे, वो तो ग्लाइकोलिसिस से आगे जो सीरीज़ ऑफ रिएक्शन है उसमें यूज़ हो सकता है। तो अगर हम ऑक्सीजन को माइनस कर दें तो भी रेस्पिरेशन कौन सी हो जाएगी, एनारोबिक। लेकिन ऑक्सीजन की कमी कौन पूरा करे, ऑक्सीजन की तरह का कोई और प्रोडक्ट, जो कोई और सब्सटेंस हो जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो, तो उससे फिर कितने एटीपीज़ बनेंगे, 38 बनेंगे। अब 38 एटीपीज़ बनते हैं किसमें, प्रोकैरियोटिक। क्यों 38 बनते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उनके अंदर ऑर्गेनेल्स नहीं होते, देयर इज़ नो माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के लिए भी कुछ एनर्जी कंज्यूम हो जाती है जो कि यहाँ से मूव करके साइटोप्लाज्म से जा रही होती है। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो टोटल जो 38 एटीपीज़ हैं वो सारे के सारे प्रोड्यूस होते हैं विद द बर्निंग ऑफ सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल। लेकिन जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है इन द जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर चूँकि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो ग्लाइकोलिसिस से जो एनर्जी बन रही होती है वो आगे मूव करके जाती है कहाँ से, साइटोप्लाज्म से वो मूव करके जाती है किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो इस दौरान भी एनर्जी का कुछ लॉस हो जाता है, वो मैं डिस्कस करूँगा जब मैं आपको बताऊँगा कि ये एनर्जी बजट टोटल, तो उसमें मैं आपको बताऊँगा। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। फर्मेंटेशन इज़ स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द एनारोबिक रेस्पिरेशन, एंड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर तो वो 2 एटीपीज़ प्रोड्यूस करने वाली है तो हम उसे कहते हैं इट इज़ आल्सो नोन एज फर्मेंटेशन। लेकिन अगर वो 38 एटीपीज़ प्रोड्यूस कर रही है, सो दैट इज़ नॉट अ फर्मेंटेशन, दैट इज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन विद 38 मॉलिक्यूल्स एटीपीज़, 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपीज़। तो अब कुछ रिएक्शंस हैं सिंपल से एनारोबिक रेस्पिरेशन के, वो मैं आपको बता दूं। उसमें 2 रिएक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक मैं रिएक्शन लिखूं, इसका ग्लूकोज है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, जो मैंने अभी आपको बताया, फर्मेंटेशन प्रोसेस आपको समझ आ जाएगा। ग्लूकोज अगर कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, प्रोसेस कौन सा चलेगा, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलाइसिस, 2 चीज़ें इसमें, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज और लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, ग्लूकोज इज़ चेंजिंग इनटू पायरूवेट। पायरूवेट, एक ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन का होता है, और पायरूवेट कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। और कितने बनते हैं ये, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरूवेट। सो पायरूवेट इज़ देन कन्वर्टेड इनटू व्हाट, इनटू इट्स प्रोडक्ट। और वो जो प्रोडक्ट है पायरूवेट की वो कौन सी है, और फर्मेंटेशन पे डिपेंड करता है कि अगर तो ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो रही है तो इसमें
लैक्टिक एसिड बनेगा और लैक्टिक एसिड के भी कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। और इस दौरान जो एनर्जी बनेगी वो कितनी बनेगी, एनर्जी इसमें बनेगी जी 2 ATPs, वो मैंने पहले भी यहाँ मेंशन किया था। तो इस दौरान इस प्रोसेस में जो ATP बनेगा वो 2 ADPs अपने साथ क्या मिलाएंगे, प्लस फॉस्फेट, और वो बन जाएगा क्या चीज़, 2 ATPs बन जाएंगे। PI हम लिखते हैं और I फॉर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इसलिए हम PI लिख रहे होते हैं। तो एक जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन चला तो कितने ATPs बन गए, 2। तो हम इसे अगर टेक्निकली कहें तो हम कहते हैं ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू पायरूवेट, फिर पायरूवेट इज देन रिड्यूस्ड इनटू व्हाट, पायरूवेट इज देन रिड्यूस्ड इनटू लैक्टिक एसिड। अब उसकी रिडक्शन किस तरह से होगी, रिडक्शन में गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है, तो ग्लाइकोलिसिस के दौरान NADH भी बन रहा होता है, और जो NADH बन रहा होता है यहाँ पे, वो NADH आके अपने हाइड्रोजन जिसको दे देते हैं और दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर जाते हैं ग्लाइकोलिसिस के बाद वहाँ से फिर हाइड्रोजन। सो आप देख रहे हैं ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज मीन्स लॉस ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द ग्लूकोज, और वो चेंज हो रहा है पायरूवेट के अंदर, और पायरूवेट फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन के साथ क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है। सो दिस इज ऑक्सीडेशन एंड दिस इज रिडक्शन। तो मैंने कहा था कि जो रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एक सीरीज़ ऑफ रिएक्शन का एक सीरीज़ है, जिसमें कि एनर्जी ऑब्टेन करता है कोई ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑर्गेनिक सब्सटेंस। सो ग्लूकोज इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और विद द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड रिडक्शन ऑफ पायरूवेट, as a result lactic acid is produced with the formation of 2 ATPs. so that is the respiration. अब आप इसको अगर देखें इथेनॉल के हवाले से, दूसरा जो हमारे पास रिएक्शन आ जाता है, तो इथेनॉल के हवाले से अगर हम इसे देखें तो वो रिएक्शन किस तरह का है। इथेनॉल में अगेन उसी तरह का प्रोसेस आ जाता है, और उसमें क्या होगा, इसमें यह है कि अगेन ग्लूकोज इज चेंज्ड इनटू व्हाट, इनटू पायरूवेट। हाउ मैनी पायरूवेट्स, 2 पायरूवेट्स। सो 2 पायरूवेट बने, कितने कार्बन के हैं, 3 कार्बन के। ग्लूकोज कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का। प्रोसेस क्या हुआ, ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हुआ, और ग्लाइकोलिसिस में जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन, इसका हुआ ऑक्सीडेशन। सो ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू पायरूवेट। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इस लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ हम हाइड्रोजन के वाले से बात कर रहे हैं, तो कौन इसमें से हाइड्रोजन लेके जाएगा, NAD पॉजिटिव आएगा, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव कर देगा। सो हाइड्रोजन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द ग्लूकोज। इट्स नॉट अ सिंगल स्टेप ग्लाइकोलिसिस, मैं उसको भी बताऊंगा आपको कि किस तरह से ये प्रोसेस हो रहा होता है। 2 NAD पॉजिटिव took hydrogen from the glucose और NADH is produced, glycolysis का प्रोसेस हुआ साथ में। then pyruvate is reduced into what, pyruvate is reduced into its final product, और यहाँ पे कौन सा फाइनल प्रोडक्ट, अल्कोहल मैंने आपको बताया था, इट मे बी द इथाइल अल्कोहल, या क्या हो सकता है जी, दिस मे बी द इथेनॉल, इथेनॉल भी हो सकता है और साथ में अल्कोहल भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये चेंज हो गया तो ये हुआ ऑक्सीडाइज। नाउ दिस विल बी reduced into what, ethanol. so pyruvate is reduced and glucose is oxidized. तो आप अगर anaerobic respiration में जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जिसको हम कहते हैं, इसको अगर मैं डिफ़ाइन करूं तो मैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को किस तरह से बताऊंगा, मैं कहूँगा इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू पायरूवेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस विच टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म ऑब्वियसली, और प्रोकैरियोट्स के अंदर तो साइटोप्लाज्म ही होता है, उनके अंदर तो माइटोकॉन्ड्रियाज होते नहीं हैं। तो पायरूवेट देन इज़ कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल, और इथेनॉल की कन्वर्जन जब हो रही है सो पायरूवेट इज़ रिड्यूस्ड इनटू इथेनॉल, और उसकी रिडक्शन में क्या होगा, NADH विल डिलीवर इट्स प्रोटॉन्स टू व्हाट, टू पायरूवेट, और दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन ये यूज़ कर लेगा और NAD में दोबारा ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये साइकिल चलता रहेगा, अपने हाइड्रोजन उसे देता रहेगा। तो पायरूवेट का जो मॉलिक्यूल है उसमें अब एक प्रोसेस यहाँ पे मज़ीद होगा और वो कौन सा है जी, विच इज़ द डीकार्बोक्सिलेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। तो चूँकि 2 मॉलिक्यूल्स पायरूवेट के हैं, 2 दफ़ा ये रिएक्शन चलेगा, 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होंगे, 2 इथेनॉल बनेंगे, 2 पायरूवेट बनेंगे। अब आप इन सारी चीज़ों को खुद अंडरस्टैंड करेंगे टेक्निकली कि जब पायरूवेट हम लिखते हैं यहाँ पे तो कोई MCQ आपसे पूछा जाता है, तो इसमें आप कहेंगे 2 पायरूवेट्स बने, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितने रिलीज़ हुए, 2 इथेनॉल, इसमें हाइड्रोजन कितने यूज़ होंगे, 2 हाइड्रोजन इसमें यूज़ होंगे, 2 NADs आर इन्वॉल्व, 2 NADH। सो ये सारा आपको टेक्निकली इस प्रोसेस को समझना और आपको पता होना चाहिए ये किस तरह का है।
और इसमें अगर हम पायरूवेट को देखें तो पायरूवेट बेसिकली इस तरह का मॉलिक्यूल है, CH3 है यहाँ पे इसके साथ लगा हुआ, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और एक कार्बन इसका ये चार्ज, तो इसके ऊपर चार्ज है। तो जो पायरूवेट है वो बेसिकली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, और नेगेटिव यहाँ आपको नज़र आ रहा है। तो ये सारा प्रोसेस था जी एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का। मैंने आपको डिफरेंस भी बताया, मैंने आपको फर्मेंटेशन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का भी मैंने आपको डिफरेंस बताया। तो आपने ये डिफरेंस क्रिएट करना है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, और क्वेश्चन क्या है जी, व्हाट इज़, जो कि आपने खुद असेस करके और उसको फिर अलग से लिख भी लेना है। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन व्हाट एनाएरोबिक respiration and fermentation। सो आपको ये पता होना चाहिए कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन। और इसमें आपसे को पूछे जी कि कितने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, कितने NADH इन्वॉल्व होंगे, कितने पायरूवेट्स बनेंगे, पायरूवेट्स कितने कार्बन का, ग्लूकोज कितने कार्बन का, एटसेट्रा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपको ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे बताऊंगा, और उसके बाद फिर हम क्रैब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ चलेंगे, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन में डिस्कस करूंगा मैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है, और अगर आपने बायो फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किया, आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें साथ में, और कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस भी करें चीज़ें जो आपकी समझ में नहीं आ रही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।